ओके सुनिए, ये तारा है, ठीक। तारा दो तरह का होगा, एक औसत तारा होगा जो औसत द्रव्यमान का है, एक जो है औसत द्रव्यमान का है। औसत द्रव्यमान का मतलब सन के मास के बराबर। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है सर? मास। अच्छा, द्रव्यमान और भार में अंतर पता है? द्रव्यमान और भार में अंतर मालूम है? अच्छा, चंद्रमा पे द्रव्यमान और पृथ्वी पे द्रव्यमान, और पृथ्वी पे भार और चंद्रमा पे भार बराबर होगा? क्या अलग अलग होगा? द्रव्यमान सेम रहेगा, भार अलग अलग होगा। भार जी पर होता है, भार एक फोर्स है, और द्रव्यमान क्या है? भार एक बल है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं ना, तो मेरा कोई भार होगा, वो बल है। द्रव्यमान क्या होगा? मास, वो कांस्टेंट होता है, दुनिया में तुम कहीं पे भी चले जाओ। समझ में आ गया? तो औसत द्रव्यमान, जिसको आप एवरेज मास कहते हैं, उसका एक तारा है। ये क्या बनता है? वो क्या बनेगा जब उसके अंदर का फ्यूल खत्म होने लगेगा? तो रेड जाइंट। जब एकदम में फ्यूल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? वो बन जाएगा व्हाइट डॉर्फ। इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, समझ, सफेद क्षुद्र नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? व्हाइट डॉर्फ ही बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। ड्वार्फ, ड्वार्फ, ठीक है, लिख लेना यार, व्हाइट ड्वार्फ। इसके बाद आता है रेड ड्वार्फ, इसके बाद आता है ब्लैक ड्वार्फ। क्या मतलब हुआ इसका? व्हाइट ड्वार्फ की एनर्जी कम हुई, रेड हो गया। रेड की एनर्जी एकदम में खत्म हो गई तो वो ब्लैक हो गया। औसत तारा का जीवन ऐसा ही है, ठीक। अब आता है कि एक ऐसा है जो हैवियर तारा है, हैवियर मास का है, या आप बोलेंगे भारी द्रव्यमान का है। अच्छा, भारी द्रव्यमान क्या होता है? 50 kg। पृथ्वी सन के मास के 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, समझे? अगर सन के मास से ज्यादा है किसी तारे का द्रव्यमान, तो आप समझ लीजिए कि क्या है, वो ज्यादा भारी है। वो क्या बनेगा? रेड सुपर जाइंट, रेड मैसिव जॉइंट। अच्छा, जब इसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो सुपरनोवा के बाद क्या बनता है? दो बनता है, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, तारा बनेगा, या ब्लैक होल बनेगा। ध्यान सुनिएगा, कोई आपसे पूछ सकता है कि पल्सर और क्वासर में क्या अंतर है? पूछेगा आपसे। न्यूट्रॉन स्टार जब बहुत तेजी से घूर्णन करने लग जाता है, रोटेशन करने लग जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ यानी कि न्यूट्रॉन स्टार तेजी से घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि रेडिएशन पल्स के फॉर्म में बाहर निकलने लग जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है मैं आपको कब बताऊंगा? जब मैं आपको सेफिड बताऊंगा। तो थोड़ा सा रुकिए। जब ये तेजी से रोटेशन, घूर्णन करने लगेगा, मतलब रैपिड रोटेशन करने लगेगा, समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फ्लक्स के फॉर्म में चेंज होने लगता है, तो मैग्नेटिक पल्सेस के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आने लग जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पल्सर। तो पल्सर क्या है? बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार है। क्लियर है ये चीज? ये कल हो गया था, कल हो गया था, हो गया था ये। अब देखिए मजा कैसे आएगा। अब देखो अपना ब्लैक होल आता है। अभी देखो, समझो इस कायदे से। ब्लैक होल ये है, ब्लैक होल के सेंटर पर सिंगुलैरिटी है, और उसके आउटर पेरिफेरी पे क्या है? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इवेंट हॉरिजॉन। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इस इवेंट हॉरिजॉन के अंदर कोई भी आएगा वो बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए ब्लैक होल तुमको गोल टाइप का आपको नजर आएगा। क्लियर है ये चीज? है ना? अच्छा, ये जो इवेंट हॉरिजॉन का जो रेडियस है RO, थोड़ा सा डिटेल जानो ना यार, अच्छा लगेगा तुमको। RO जो है वो सर्च रेडियस से कम है। सर्च रेडियस कल हमने क्या बताया था? RC इज इक्वल टू 2gm/c²। यानी कि अगर किसी को ब्लैक होल बनना है तो RO यानी कि जो ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है उसे क्या होना होगा? RC से कम होना होगा। ये कंडीशन है भाई, रट्टा मार लो इसको। क्या करोगे? ये कंडीशन किसका है? ये कंडीशन ब्लैक होल का है। और अगर ये RO 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन किसका है? सिंगुलैरिटी का है, एकलता। क्या बोलते हैं बाबू इसको? एकलता। बात बुझे?
एकलता संभव है? बहुत मुश्किल, अभी तक तो इसके सिग्निफिकेंस नहीं है। एकलता भी दो प्रकार के होते हैं, अभी ज्यादा हो जाएगा। एक होता है नेकेड और दूसरा होता है ऑर्बिटल। छोड़ दो इसको, है ना, अभी इसमें को जानना नहीं है। बहुत कम एविडेंसेस नेकेड के हैं, है ना। फिलहाल हम समझते हैं कि एक क्या हुआ, R0 अगर 0 हो गया तो सिंगुलैरिटी हो गई, R0 अगर RC से कम हो गया तो ब्लैक होल हो गया। क्लियर है ये चीज मैम? अच्छा, हम पृथ्वी का RC क्या है? RC क्या है? लिख लो भैया, हो सकता है 4-5 साल बाद पूछ दे। पृथ्वी का RC क्या है? क्या है? पृथ्वी का RC 8 mm है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पृथ्वी 8 mm से छोटा हो जाए, यानी 7 mm का हो जाए, तो क्या हो जाएगा वो? सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ब्लैक होल हो जाएगा वो। बात समझा कि नहीं? क्लियर हो गया ये? एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, RC किस बात पे डिपेंड करता है? फॉर्मूला देखो सामने, सुनो सुनो सुनो। क्या C बदलता है? C क्या है? प्रकाश की गति। C क्या है? देखो इधर देखो, C क्या है? प्रकाश की गति। गति, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक। G क्या है? इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। M क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द बॉडी। इसको बोलेंगे पिंड का आयतन, पिंड का द्रव्यमान, भार नहीं, द्रव्यमान। बात समझा? अच्छा देखो ध्यान सुनो, RC G की वैल्यू से बदलेगा क्या? नहीं, G की वैल्यू कांस्टेंट है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ। C की वैल्यू बदलेगा? नहीं, कांस्टेंट है। 2 इज कांस्टेंट है, तो इससे कोई मतलब है? नहीं मतलब है। इसका मतलब हुआ कि RC जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है? M के। यानी जो चीज जितना आयतन होगा, जिसका जितना मास होगा, उसकी RC की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अच्छा ये बताइए कि जुपिटर अर्थ से बड़ा है, जुपिटर के RC की वैल्यू अर्थ से कम होगा या ज्यादा होगा? RC की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि मास भी ज्यादा है जुपिटर का, बहुत ज्यादा उसका जो है मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, डेंसिटी कम है। अच्छा ये तुम ना मुझे ना, जब मैं अभी तुम्हें नेबुला हाइपोथेसिस बताऊंगा तो तुम मुझे बताना एक चीज। अच्छा मुझे ये बताओ कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा डेंसर कौन है? होना चाहिए मरकरी, पर होता है अर्थ। होना चाहिए मरकरी, वही 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 सन के सबसे पास है, होना चाहिए मरकरी, होता है अर्थ। क्यों? मैं ये सवाल आपसे जब सोलर सिस्टम में भी जस्ट पढ़ूंगा थोड़ी देर में, तब मैं पूछूंगा आपसे कि पूरे सोलर सिस्टम में होना चाहिए मरकरी सबसे हैवियर, मास के कारण, क्योंकि दे आर क्लोजर टू द सन, पर ऐसा होता नहीं है। अर्थ इज मोर डेंसर देन मरकरी। यह आपको जवाब देना होगा। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद, अभी एक एक करके करते हैं ना, स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज। इसलिए तो मैं आया हूं, क्यों, कैसे कैसे क्या, कैसे क्या हुआ, ये सब पढ़ना है आपने को, इसीलिए मैं यहां पे हूं। कुछ भी चीज रटना नहीं है। वीनस सबसे गर्म है तो उसका कारण है, अर्थ सबसे ज्यादा भारी है उसका भी कारण है, जबकि अर्थ तो दूर है, उसको वीनस को गर्म, वीनस को ज्यादा वो हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, अर्थ होता है। खैर ये समझे बात को? अब देखो, इसका मतलब जिस चीज का जितना ज्यादा मास, उसका RC की वैल्यू, अच्छा मरकरी के RC की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी? अर्थ के कंपैरिजन में कम होगी। इसका मतलब अर्थ को, मरकरी को और छोटा होना पड़ेगा RC होने के लिए। समझे बात हो कि नहीं? ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब एक कंडीशन लेते हैं जिसमें RC की वैल्यू, मतलब RO की वैल्यू RC से कम है। इसका मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ द ब्लैक होल। अपने को क्लियर है? अच्छा RC अगर किसी को बहुत ज्यादा पढ़ना है तो RC को कहते हैं, हिंदी मत बोलना यार, लिख नहीं पाऊंगा। तो मरकरी का मास कम है तो उसे और छोटा होना होगा, RC की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। इसको यार, इसको बोलते हैं सर्सवाइल्ड रेडियस, लिखने की जरूरत नहीं है, देख लो अपनी तरफ से। बात समझा? ये ब्लैक होल है। अब मेरी बात समझो, मान लो ये वो कंडीशन है जिसमें RO RC से कम है, RO RC से कम है। यार अगर तुम लोग हैंड रेज करोगे ना तो दिक्कत होगा हमको, प्लीज हैंड रेज मत करो, यही डाउट पूछ लो। RO RC से कम है, ब्लैक होल का कंडीशन है, कंडीशन है। अब
जहां ब्लैक होल होता है ना, वहां पे सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, धीमे धीमे नहीं समझा, गोल गोल घूमकर उसमें मिलने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए तुम देखना कि कहीं पर अगर ब्लैक होल होगा ना, तो उसके आसपास रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऐसे होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? बहुत सिंपल तरीका है समझने का। याद है तुम स्पेस टाइम में रह रहे हो, स्पेस टाइम में, और तुम्हें मैंने क्या बताया, जहां ब्लैक होल होता है वहां पे एक्चुअली में इनफाइनाइट डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट इसी इसी यहां पर है, तो वो क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा 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 घूमेगा, और ब्लैक होल को समाहित हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ब्लैक होल है तो इसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट क्या होंगे, घूमेंगे और इसमें आ जाएंगे। ऐसे करके ब्लैक होल कई गैलेक्सीज को खा जाता है और अपने आप को शक्तिशाली कर देता है। एक ऐसा ब्लैक होल हो जाए जो पूरे यूनिवर्स को खा जाए तो सिंगुलैरिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? वो कंडीशन वो वाला हो जाएगा, फिर साइक्लिक नेचर ऑफ यूनिवर्स शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ब्लैक होल इज अ डेमन फॉर द गैलेक्सीज, भक्षक है ब्लैक होल, खा जाएगा सबको। नहीं समझा है? अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट में आप सामान डालें और उससे कुछ ना निकले? भाई हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। अब सारी गैलेक्सीज धीमे धीमे इस ब्लैक होल में जा रहा है, 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 उसमें आ रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका जो तुम्हारा मास है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब तुम बहुत खाते हो तो क्या करते हो, उल्टी करते हो। ब्लैक होल भी यही होता है। ब्लैक होल का जब मास बहुत ज्यादा हो जाता है, जब उसे लगता है कि मेरी बियरिंग कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है, तो वो उल्टी करने लग जाता है। समझे बात हो कि नहीं? तो वो अपने सेंटर की सिंगुलैरिटी से ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने लगेगा और बहुत तेज प्रकाश बाहर निकलेगा। ये जो उगलना है इसी को क्वासर बोलते हैं। बात समझा? नहीं समझा? हाँ, क्वासर इमर्ज करता है। नहीं समझा? समझे बात हो कि नहीं? जब ब्लैक होल ने क्या करना चाहिए, अब तुमसे कोई पूछे कि अच्छा बताइए कि पल्सर और क्वासर में क्या अंतर है, क्या जवाब देंगे? पल्सर इज रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, अ क्वासर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्लैक होल। भैया दोनों में सिमिलैरिटी क्या है ये बताओ पहले मुझे, केवल नाम ही में सर सर लग रहा है बस, बहुत डिफरेंट है। बात समझा कि नहीं? पल्सर और क्वासर, समझे बात को? अच्छा, क्या कभी आज तक क्वासर दिखाई दिया है? टेलीस्कोप से दिखता है। मेरे को बताना कि आखिरी टाइम कब दिखा था, उस क्वासर का नाम क्या रखा गया, ये आपको होमवर्क है। बिल्कुल हुआ है। आखिरी टाइम कब दिखा था, उसका नाम क्या रखा गया था, और किस टेलीस्कोप ने देखा था? ये छोटा तो होमवर्क मैं एक्सपेक्ट करता हूं ना आप दोगे। समझा? ये छोटा काम मेरे को करके बताना, कल कल पूछूंगा मैं। क्लियर हो गया? एक और चीज है सेफिड। सेफिड, इसको सेफिड वेरिएबल भी बोलते हैं। नाम इसका सेफिड वेरिएबल ही है। लेविट का कॉन्सेप्ट है ये, इसको सेफिड वेरिएबल बोलते हैं। इसका नाम हिंदी में भी सेफिड वेरिएबल ही है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा छोटा सा। सेफिड वेरिएबल इज नथिंग बट ए स्टार। क्या है ये? कुछ नहीं है, ये एक तारा है। कैसा तारा है? हैवियर, बहुत ही ज्यादा, बहुत अत्यधिक, अत्यधिक द्रव्यमान वाला तारा। ठीक, क्लियर है? अच्छा, सेफिड हाइपोथेसिस भी है सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन का। खैर ये मत पढ़ो, ऑप्शनल में जाता है ये। ऑप्शनल में भी नहीं, जियोलॉजी में पढ़ना होता है। मेरा चूंकि जियोलॉजी भी रहा है, मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम दिया था, तो जियोलॉजी भी ऑप्शनल है, शायद इस वजह से भी मेरे को ये सब पता है। तो अत्यधिक द्रव्यमान वाला तारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेफिड है। बस एक अंतर है नॉर्मल तारे से और इसमें, ये तारा कभी क्या होगा, बहुत ज्यादा चमकीला होगा, या फिर ये अत्यधिक चमकीला होगा कभी, यानी एक्सेसिव ब्राइटनेस में होगा, ये एक्सेसिव ब्राइट होगा, या फिर कम चमकीला होगा। चमकीला होगा यानी कि
लेस ब्राइट होगा। इसी वजह से इसका नाम सेफिट वेरिएबल रखा गया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो बदले। बात समझा? ध्यान सुनना। वही 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 नॉर्मल तारा है ये। इसके अंदर भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन रहा है। रेडियो एक्टिव एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है, बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सब फेनोमेना सेम है, टेबल है। बात समझा कि नहीं? एकदम सेम है, सब कुछ एकदम सेम तारा है। बस इस तारे के अंदर खासियत है कि ये कभी चमकता है, कभी कम चमकता है। अच्छा, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नहीं है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, वो एक अलग चीज है। ये ट्विंकल नहीं कर रहा है। ट्विंकल मतलब टिमटिमाना नहीं। कभी तुम्हें लगेगा ना कि जैसे आज लग रहा है बहुत चमकीला है, अब तुम्हें फिर लगेगा कि यार यार तो आज बहुत कम चमकीला है। तो कई बार सेफिड को लोग तारा बोलकर बोल लेते कि कोई दूसरा तारा तो नहीं है, पर नहीं, वही स्टार कभी कम चमकीला होता है, ज्यादा चमकीला होता है। देखिए सर, इसको समझना थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा आपका। समझे बात हो कि नहीं? देखिए कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे, देखिए कैसे चमकता है ये। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बना हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि आणविक संख्या, परमाणु संख्या, क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या 2 है और मास नंबर 4 है ए बच्चा? ये बात किसको किसको नहीं पता है? ये तो भैया अपने को पढ़ना है, बीपीएससी पूछ चुकी है कई बार। किसको परमाणु संख्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है? किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं बाबू? एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। यही कारण होता है कि आयन बनने के बाद एटॉमिक नंबर बदलता नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन उतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। बात समझा कि नहीं? अच्छा, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यही होता है ना। अब जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर नाभिक बनाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके ऊपर जो चीज चक्कर काट रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बात समझा? अगर इसमें अब अगर आपकी बात करेंगे कि हीलियम की, तो हीलियम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, 2 प्लस 2 4 होता है, इसीलिए इसका मास नंबर 4 होता है, ऊपर दिखाया गया है। और इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं एस ऑर्बिट में, एसपीडीएफ होता है, इसी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिखाई दे रहा है। क्लियर है? क्लियर है ये बात एकदम बढ़िया बढ़िया से क्लियर हुआ ये चीज। अंदर में 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं। इतनी बात किसको समझ में आ गई? अच्छा, जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, देने वाला कौन होता है? धनी। और लेने वाला कौन होता है? ऋणी। तो अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया किसी को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये धनी हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे He प्लस आयन। ये धनी हो गया ना, इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया है, कल के डेट में इसको मिलेगा। अच्छा, मान लो इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? He2 प्लस बोलेंगे। चलो, अब हमारा काम आसान हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन के बाद भी कोई देगा क्या? है ही नहीं, तो क्या दोगे तुम? उसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक हीलियम है, एक हीलियम प्लस आयन है, एक हीलियम 2 प्लस आयन है। बात बुझे? एकदम क्लियर है? अच्छा, ध्यान सुनना। ये न्यूक्लियस है जिसमें 4 है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? एकदम बढ़िया से क्लियर है। अच्छा, यहां पे क्या है? यहां पे हीलियम है जिसमें 4 है और इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, दूसरा बाहर निकल गया है। क्लियर है ये चीज? और यहां पर दोनों न्यूट्रॉन बाहर निकल गए हैं, केवल 2, यहां पे 4 जो है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। बात तो क्लियर हो गया मैडम? एकदम बढ़िया समझ में आ गया। अब ध्यान सुनिएगा, जब हीलियम 2 प्लस स्टेज पे रहता है तो उसका दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की टेंडेंसी है कि लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले बहुत अच्छी तरीके से। तो जो भी लाइट आएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की टेंडेंसी होगी उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब कर ले, उसकी टेंडेंसी होती है कि लाइट एब्जॉर्ब कर ले, वो अपने अंदर रख ले लाइट को। तो ये जब
अच्छा, अगर कोई चीज काला क्यों दिखता है आपको, कभी सोचा आपने? सारे लाइट एब्जॉर्ब कर ले। अगर इसने सारे लाइट एब्जॉर्ब कर लिए तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये आपको ओपैक नजर आएगा। ओपैक का क्या मतलब होता है? अपारदर्शी। क्या बोलेंगे इसको? अपारदर्शी। अपारदर्शी। बात समझा? दिख नहीं रहा हमको। जब ऐसा कंडीशन होगा तो ये गर्म होगा या ठंडा होगा? काला ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म होता है, तो ये क्या होगा? गर्म होगा। गर्म या हॉटर होगा। बात समझा? बात समझा है? बात समझा? जब सारे लाइट वो ऑब्जॉर्व कर देगा न्यूक्लियाई, को रोकने वाला नहीं है, सारे लाइट इसने ऑब्जॉर्व कर ले तो ये तुमको दिखाई नहीं देगा, डिम दिखाई देगा, कम, हल्का। अच्छा, यहां पे क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी को भाई भाग यहां से लाइट, भाई भाग यहां से लाइट, तो इसमें टेंडेंसी क्या होगी कि ये ट्रांसपेरेंट नजर आएगी क्योंकि सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये जो यहां पे क्या होगा, ये कंपैरेटिवली ठंडा होगा, कोल्ड होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। यहां पर ये आपको पारदर्शी नजर आएगा। तो जब ये स्टेज पर अगर कोई तारा है, किसी मूवमेंट पर जब इस स्टेज पे तारा है तो तुमको वो तारा चमकता हुआ नजर आएगा। और अगर इसके सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए और ज्यादातर वो हीलियम 2+ आयन के स्टेज पर है तो वो आपको ब्लैक दिखाई देगा। तो कभी वो चमकीला नजर आएगा, कभी क्या बोले, कम चमकीला। इसी को कहते हैं सेफिड वेरिएबल। बात बुझे या नहीं बुझे? नहीं बुझा? बुझ गए? अरे क्या बात है यार, सही समझ में आया कि नहीं? कुंचुम 30-40% समझ में आ गया? वेरी गुड। इसका मतलब तुम समझ गए हो कि सेफिड वेरिएबल क्या होता है, तारा कैसे चमकता है, कैसे कम चमकता है। अच्छा, ये सन में भी होता है, ये सन में भी होता है, इनफैक्ट बहुत सारे तारों में होता है, पर सेफिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ज्यादा प्रोनाउंस नजर आता है। सन में भी एक सन स्पॉट की एक्टिविटी होती है, एक्सेसिव मैग्नेटिक फील्ड बन जाना, वहां पर भी ये देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज? एकदम बढ़िया से सेफिड हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तारों की ज्यादातर बातें हम समझ गए, अब तारों की दुनिया से बाहर निकले। अच्छा, एक टर्म होता है कॉन्स्टिलेशन। टर्म सुना है? उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, सुना है ना? क्या बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिलेशन एंड गैलेक्सी? कॉन्स्टिलेशन है। अच्छा, एक बार यूपीएससी ने बोला कि जो सप्तऋषि आपको नजर आ रहा है, ऐसे करके याद है, ऐसे करके नजर आता है आपको, याद है? ऐसे करके ये फिर ये ऐसा नजर आता है। एक कॉन्स्टिलेशन है जिसको बियर की शेप में कहते हैं, चम्मच जैसा नजर आता है। यूपीएससी ने पूछा कि चम्मच का ये दिशा क्या दिखाता है? उन्होंने ऐसे नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि ऐसा है, सप्तऋषि है और रात में आप गुम हो गए हो, समझे, और आपका घर पूरब दिशा में है, तो कैसे पहुंचेंगे आप? ये सवाल है, मालूम है ना? किसी को आइडिया है ये सवाल? यूपीएससी का सवाल है 2012 का, बहुत बेहतरीन सवाल। पूछा कि आप रेगिस्तान में एकदम अमावस्या की रात में फंसे हुए हैं, एकदम वर्स्ट कंडीशन में है आप, तो आपका घर पूरब दिशा में है, तो आप जो है अपने घर में कैसे पहुंचेंगे? नहीं 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 नहीं, उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि, बहुत अच्छा सवाल था वो। दो सवाल मुझे आज तक बहुत अच्छा लगा, एक तो ये सवाल और दूसरा सवाल जिन्होंने मुझे पूछा था वो था कि कोई तारा जो है वो आपको सनराइज कब होता है और सेट कैसा होता है, पृथ्वी से कैसे दिखता है वो दो सवाल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक सवाल उन्होंने आपसे पूछा कि जैसे उर्सा मेजर या उर्सा माइनर या सप्तऋषि जो है आपको नजर आ रहा है ऐसे, ठीक है, उन्होंने बोला कि आप पूरब दिशा में कैसे जाएंगे। देखो, उसका सबसे बढ़िया तरीका ये जानने का ये है कि ये जो सप्तऋषि दिखाई दे रहा है, इसका ये डायरेक्शन जो होता है वो पोल स्टार को दिखाता है, ध्रुवीय तारा जिसको आप कहते हैं, पोल स्टार को दिखाता है? और पोल स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नहीं बुझे? जिस दिशा में पोल दिख रहा है, पोल स्टार, वही आपका नॉर्थ है। अगर आपको पता चल गया कि ये मेरा नॉर्थ है, आपको जाना है ईस्ट में, तो आपको आपका 90 डिग्री लेना पड़ जाएगा। आपको अगर पूरब में जाना तो इधर जाना पड़ेगा, ऑपोजिट में जाना तो ऑपोजिट जाना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? तो उन्होंने बोला कि किस दिशा में मुड़ेंगे आप, तो उसका दाएं राइट हैंड साइड में।
अब याद आया कुछ? यूपीएससी का सवाल था 2 नंबर का, जबरदस्त सवाल। अच्छा, बहुत सही बोला। क्लास 6 के एनसीईआरटी जो नई वाली है उसका पहला ही चैप्टर ये है। गलत बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन भी दिया है उन्होंने। क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है ये, जो यूपीएससी ने पूछ लिया था। इसलिए मैं कहता हूं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी हुई होनी चाहिए। अच्छा सवाल है, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़े। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तारों के समूह को कहते हैं। ठीक, उसके कुछ नाम है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। ये मैं आपसे कल पूछूंगा। आप क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ के आइएगा, उसी में दिया हुआ है, आप पढ़ के आइएगा। शेप कैसा होता है? बियर की तरह, चम्मच की तरह कैसा होता है? अब पता ना, अभी ऐसे नहीं। अच्छा, बियर की तरह क्यों? कैसे? तो पोलर बियर होता है ना, तो पहले बोल दिया, बोला लगता है चम्मच की तरह। नहीं नहीं सर, हमने तो बस बियर ही देखा है। क्वेश्चन ऐसा था ना कि अगर आपको हम पुट करते वहां पे, तो आप बताइए कि आपका मतलब जो वेस्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ये भी हाँ, वही इसी टाइप का सवाल है। आपका वेस्ट किस डायरेक्शन में होगा? हाँ, लेफ्ट साइड में था उसका वेस्ट। हाँ, वो भी यही सवाल था, बस उसमें मतलब पश्चिम पूछ लिया था। हाँ, यूपीपीसीएस से पूछा, सेम क्वेश्चन है कि कैसे वो उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना।